आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सबसे पहले हमारी तरफ से नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज की ताज़ा खबर के साथ। खबर लेकर आए हैं हम आपके लिए सांसद से। सांसदीय स्थायी समिति ने सांसद को बताया कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के पेंशनरों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये बेहद कम है। जी हाँ दोस्तों, इस पर एक चर्चा हुई है, तो क्या है वो बात, क्या है वो चर्चा जो सांसद में हुई, बताएंगे आपको पूरी आज की इस वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे सिर्फ एक निवेदन करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। सबसे पहले आप उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी सारी खबर, सारी अपडेट देखने को मिल जाती है। जो भी खबर निकल कर सामने आती है ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी। तो चलिए दोस्तों, आज की खबर को रखते हैं आप लोगों के बीच। आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा भी और साथ ही साथ पढ़िएगा भी और हमारी बातों को भी सुनिएगा और अच्छे से न्यूज़ को समझने की कोशिश करिएगा। बने रहेगा इस वीडियो में पूरा लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से करते हैं आज की खबर को स्टार्ट। हाल ही बजट सत्र 2022 में एक सांसदीय स्थायी समिति ने सांसद को बताया कि पेंशन योजना के ईपीएफओ ग्राहक के लिए 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन बेहद कम है और इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार पैनल ने यह भी कहा कि श्रम मंत्रालय को राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। 1000 रुपये प्रति माह पेंशन को 8 साल पहले तय किया गया था, अब घोर अपर्याप्त प्रतीत होती है। श्रम पर सांसदीय स्थायी समिति ने अपनी 30वीं रिपोर्ट में 2022 से 2023 के लिए अनुदान की मांग कहा और संसद में पेश किया है। अब देखना होगा कि कब यह लागू किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पेंशन योजनाओं के मूल्यांकन के लिए 2018 में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। समिति ने बाद में कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय को बजटीय सहायता बढ़ाने की जरूरत है और न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। सांसदीय समिति ने मंगलवार को कहा कि एचईसी की सिफारिशों का पालन किया जाना चाहिए और वित्त मंत्रालय को ईपीएफओ योजना के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करनी चाहिए। ईपीएफओ योजनाओं पर बीमाकिंग मूल्यांकन आवश्यक। रिपोर्ट के मुताबिक संसदीय पैनल में पाया गया कि इस मुद्दे पर कई कमेटियों ने विस्तार से चर्चा किया है। समितियां इस नतीजे पर पहुंची है कि जब तक ईपीएफओ की पेंशन योजनाओं की अधिविशिष्ट घाटे का बीमांकित मूल्यांकन नहीं किया जाता तब तक मासिक पेंशन का संशोधन नहीं किया जा सकता। इसने यह भी कहा कि ईपीएफओ सदस्यों को नामांकन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से 2015 से सेवानिवृत्ति होने वाले को साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्लेम पोर्टल ओटीसीपी के कामकाज में भी डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप सूचना और प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए ईपीएफओ द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों पर ध्यान देते हुए पैनल ने सुझाव दिया कि सेवानिवृत्ति निधि निकाय को सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रणालीगत सुधारों की शुरुआत करने के लिए और प्रयास करना चाहिए। ई नामांकन पैनल ने यह भी नोट किया कि 31 मार्च 2022 तक 71.80 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कुल 47.6 लाख कर्मचारी 6 फरवरी 2022 तक लाभान्वित हुए हैं। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों, ये थी आज की खबर जो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया भी और साथ ही साथ आप लोगों को दिखाया भी। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी द्वारा बताई गई ये खबर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये खबर कैसा लगा और आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप कहां से हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और जाते जाते आपसे दोबारा से एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में आप बेल आइकन दबाकर हमसे जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।